Turkish President Recep Erdogan has sent shockwaves through the international community, explicitly suggesting that Turkey could launch a military intervention into Israel. अभी आपको बताएं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल पर हमले की धमकी दे दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात नाकाम होते रहे तो तुर्की इसराइल को उसकी जगह दिखाएगा। तुर्की जिस तरह लीबिया और काराबाख में दाखिल हुआ था, इसी तरह इसराइल में भी दाखिल हो सकता है। इसराइल ने सीज फायर के दिन भी सैकड़ों लिबनानी कत्ल किए। तुर्क सदर ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। इसराइल पर हमले की धमकी। लेकिन अब क्योंकि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए तो एक नई सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन तुर्की और इसराइल का मामला बहुत गर्म हो गया कि क्या इस्लामाबाद में जो टॉक्स हो रही थी वो फेल हो गई हैं। आप ये कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट है। यस, मतलब कहां से प्रेशर आ रहा है, कौन क्या इसका सिलसिला चल रहा है, ये इसके वाले से आपकी क्या खबरें? अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस जो हैं उन्होंने वाजे किया कि ईरान ने अमरीकी शराइत कबूल करने से इनकार किया, जिसकी वजह से ईरान के साथ किसी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंच पाए। तो मैं ये आपको कह रहा हूं कि इसको खमेनी साहब को बिल्कुल पता था, ईरान ने जवाब दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये दावा है कि अमेरिका ने इस टाइम को इस्तेमाल किया है बड़े पैमाने पर मशरिक़ वस्ता में हथियार पहुंचाने के लिए, या अपने नए इत्तेहादी बनाने के लिए, या अपने साथ दीगर ममालिक को लेकर लड़ाई में उतरने के लिए। आपको बताएं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल पर हमले की धमकी दे दी। सदर तुर्की ने कहा कि इसराइल आग से खेलना बंद करे वरना इबरतनाक सबक सिखाएंगे। इसराइल अमन अमल की राह में रुकावटें खड़ी करने से बाज रहे। अगर इसराइल बाज ना आया तो हम यकीनी बनाएंगे कि वो एक यादगार सबक सीखे। तुर्क सदर का लबनान और ईरान का दिफा करने के अज़्म का इजहार। वाज़ेह किया कि लबनान और ईरान पर कोई भी हमला तुर्की पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इलाक़ाई अमन को सबोताज करने की कीमत इसराइल को चुकानी पड़ेगी। अगर जंग जारी रही और अमन कायम ना हुआ तो इसराइल पर हमला हम पर फर्ज होगा। लेकिन अब क्योंकि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए तो एक नई सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन तुर्की और इसराइल का मामला बहुत गर्म हो गया। इसको बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है, पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया है, क्योंकि ईरान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया तुर्की के ऊपर इसराइल ने। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने न सिर्फ तुर्की के ऊपर अटैक किया बल्कि जनूबी कोरिया के ऊपर भी अटैक किया, उनकी क़यादत के ऊपर भी निशाना बनाया। और एक और जो स्टेटमेंट ख़ास तौर पे उर्दगान का था, उस स्टेटमेंट के ऊपर इसराइली काफ़ी सीख पा हुए हैं, जिसमें स्टेटमेंट में तुर्क सदर ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान सालसी ना कर रहा होता या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सालसी ना हो रही होती तो तुर्की इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल होता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए तैयब एर्दोगान ने अपनी कौम को यह बताया कि सालसी हो रही है, लड़ाई का खात्मा हो रहा है, इसीलिए अब तुर्की इस लड़ाई से बाहर है। अदरवाइज तुर्की ने यह बताया कि अगर ये सालसी ना होती और जंग चलती रहती तो तुर्की इस लड़ाई में इसराइल के खिलाफ शामिल हो चुका होता। तो इसराइल का इत्तेहादी अमेरिका है। ईरान ने जो जवाब दिया है, देखिए मैं पिछले वीलॉग में आपको कह रहा था कि अमेरिका ने तो जो कहना था कह दिया। जेडी वेंस 3 मिनट से ज़ायद बात करके वो चले गए और उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन को छोड़ दिया। और एक मायूसी थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, ईरान के साथ हमारी कोई डील नहीं बन पाई। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने काफ़ी लचक दिखाई और ईरानियों ने लचक नहीं दिखाई और ईरान की जानिब से वो मुतालबात नहीं माने गए जो अमेरिका ने सामने रखे, और अमेरिका ने बड़ी लचक दिखाई। इस किस्म की बातें उन्होंने की। अब मैं आपको कह रहा था कि जब ईरानी बात करेंगे तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो कालीबाफ का जो ईरानी वफद के सरबराह थे उनका पहले स्टेटमेंट आपको बताता हूं। लेकिन एक चीज ना हमें एक और अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। जब मुज़ाकरात होते हैं ना तो आपने कैपेसिटी भी देखनी होती है कि दोनों तरफ से किस तरह के लोग मुज़ाकरात में मौजूद हैं। अब अगर आप मवाजना करें ना तो ईरानी वफद के अंदर 4 तो पीएचडी थे, ये डॉक्टरेट हैं, अपनी अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं, ये पीएचडी लेवल के लोग हैं, प्रोफेसर हैं, स्कॉलर्स हैं। अब इनकी जहानत और इनकी जो काबिलियत है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो अपने शोबों में शानदार लोग हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है लंबे मुज़ाकरात करने की, उनके आसाब बड़े मजबूत हैं, उनका एक एकेडमिक करियर है बड़ा शानदार। दूसरी तरफ जो अमेरिका से लोग आए थे वो उनकी वो कैपेसिटी नहीं थी। अगर आप देखें तो एक डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, तालीमी काबिलियत भी वो नहीं है, उनके आसाब भी उस तरह के नहीं हैं जैसे एक आदमी के ट्रेंड होते हैं। जो दिखाई दे रहा है उसमें अमेरिका को काफ़ी दिक्कत हुई। अगर आप जेडी वेंस की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल कर सुने तो ऐसा लगता है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस में नहीं थे जैसे कॉन्फिडेंस में वो अमेरिका में होते हैं।
और उन्हें बहुत जल्दी थी कि मुझे ज़्यादा सवालात ना सुनने पड़े। उन्होंने सिर्फ एक टोकन किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी वो 52 सेकंड बोले और कुछ 30 सेकंड 32 सेकंड उन्होंने जो हुआ उस पर बात की, और उसके बाद 2-3 सवालात के बहुत मुख्तसर जवाब देके वो निकल गए। जितने अहम सवालात थे उन सारों को उन्होंने छोड़ दिया, उनके जवाब उन्होंने नहीं दिए। अब वो सवालात के जवाब हम तवक्को कर रहे थे कि ईरान की जानिब से आएंगे। ईरान ने स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी बाकी है। जो ईरान की जानिब से सबसे तगड़ा जुमला है अब तक, वो वजीर खारजा इराकची के बयान में से रिपोर्ट हुआ है। उनका जो जुमला है ना, उसके अंदर सारा जवाब है कि अमेरिका मुज़ाकरात की मेज पर वो सब कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा था जो वो जंग के मैदान में हासिल नहीं कर सका। हम यहां नेक नियति के साथ आए थे, पाकिस्तान से रवानगी से कबर जो जेडी वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो गैर जरूरी थी। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं काली बाफ का। अमेरिका से मुज़ाकरात के खात्मे के बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना बयान जारी किया। उनके 5 ट्वीट हैं जिनके अंदर उन्होंने तफसील लिखी हुई है। अब मुख्तसर मैं आपको बता देता हूं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि मुज़ाकरात में ईरानी वफद ने मुस्तकबिल से मुतअल्लिक इक़दाम किए, लेकिन मुखालिफ फरीक इस मरहले पर ईरानी वफद का एतमाद हासिल करने में बिलाखिर नाकाम रहा। यानी बदएतमादी है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं करवा सका। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान की मंतक और उसूलों को समझ लिया है। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला करें कि आया वो हमारा एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो अमेरिकन सदर गए हैं वो अपनी बात कहकर चले गए। उन्होंने कहा जी कि हमने ईरान को बता दिया, बड़ी अच्छी ऑफर कर दी है, अगर वो मानते हैं तो ठीक है। ऑफर उनके पास है, बॉल उनके कोर्ट में है। ईरानी क्या कह रहे हैं? ईरानी कह रहे हैं हमने अमेरिका को समझा दिया कि हम क्या चाहते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। अब बॉल अमेरिका के कोर्ट पे है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डाल दिया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये दावा है कि अमेरिका ने इस टाइम को इस्तेमाल किया है बड़े पैमाने पर मशरिक़ वस्ता में हथियार पहुंचाने के लिए, या अपने नए इत्तेहादी बनाने के लिए, या अपने साथ दीगर ममालिक को लेकर लड़ाई में उतरने के लिए। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच जो पीस टॉक्स था वो फेल हो चुका है, और अब तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान को जंग की खुजली होने लगी है, और उन्होंने इसराइल को इस्लामिक दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बताया और बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना एडोल्फ हिटलर से कर डाली। इन बयानों से भर के इसराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसराइल ने तुर्की से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया और एर्दोगान पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। इजरायली विदेश मंत्री ने एर्दोगान की तुलना सद्दाम हुसैन से करते हुए कहा कि उन्हें अपने देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि हमास के बचाव में बयानबाजी करनी चाहिए। कुल मिलाकर एर्दोगान का ये कहना कि इजराइल की विस्तारवादी नीतियां पूरे मुस्लिम जगत और तुर्की के लिए सीधा खतरा है। अब इसराइल और तुर्की के बीच सीधे टकराव होने की संभावना बन सकती है, और यदि तैयब एर्दोगान अगर गलती से भी इजराइल पर हमला करता है तो वह उसके लिए सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि तुर्की खुद नाटो का एक मेंबर है, और वैसे ही अभी यूरोप के कई देशों में तुर्की के नाटो मेंबर होने पर काफी एतराज है। तो तुर्की का इसराइल पर हमला एक नए डायमेंशन पैदा कर सकता है।